Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter that is a nucleus. And so far, we had discussed about the uh, atomic number, atomic mass number, neutron number. We also had discussed about the isotopes, isobar, isomer, and isoton. And we come to a very interesting concept that whenever a proton and neutron are combined to form a nucleus, whenever protons and neutrons are combined to form a nucleus, we come to know that the mass of a nucleus is somehow less than the mass of the protons and neutrons, which is combining and forming the nucleus. So mass of a nucleus is somehow less than the mass of its constituent protons and neutrons. So for many times, for many decade, scientists were not able to understood what is happening here, why this mass is reduces. But after theory of relativity given by Einstein, they come to know that when the protons and neutrons combine to form a nucleus, there is a mass slightly decreases, and that amount of the energy correspondent to that amount of the mass, the energy is released. मतलब जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो मास डिक्रीज होता है एंड उसके रिगार्डिंग कुछ एनर्जी वहां पे रिलीज हो जाएगी. सो वाइस वर्सा, इफ यू वांट टू separate the protons and neutrons from the nucleus, if you want to separate the protons and neutrons from the nucleus, what you need to do? तो जितना एनर्जी एट दैट टाइम रिलीज हुआ होगा उतना ही एनर्जी मुझे वहां पे देना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाई दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज अ, बताएगा, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज अ, आयोनाइजेशन है। अरे भाई क्या यार, आप लोग नहीं कर रहे साथ में. उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस. तो सबसे पहले मास डिफेक्ट किसको बोलते हैं? तो बोले जो प्रोटॉन्स का जो मास है प्लस न्यूट्रॉन्स का जो मास है ना, वो थोड़ा न्यूक्लियस से ज्यादा है. तो ये जो डिफरेंस आया, मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ अ न्यूक्लियस, इसको मास डिफेक्ट बोलते हैं. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट. बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलेंगे? तो ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जब कंबाइंड हो गए तो ये जो मास डिक्रीज हुआ, ये जो मास में डिक्रीमेंट आ रहा है, दैट करस्पॉन्डेंट एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम. तो उसके वजह से एनर्जी कितना रिलीज होगा? तो डेल्टा एम सी स्क्वायर जितना रिलीज होगा. और वाइसे वर्सा, अगर आपको न्यूक्लियस को तोड़ना है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को सेपरेट करना है, तो द सिमिलर अमाउंट ऑफ द एनर्जी यू हैव टू प्रोवाइड, and that is why it is known as a binding energy. And we, one more thing we had also discussed about the binding energy per nucleon. तो अगर ये बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम न्यूक्लियंस के नंबर से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा एम सी स्क्वायर बाई ए, सो वी गट द बाइंडिंग एनर्जी पर वन न्यूक्लियन. मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एवरेजली कितना एनर्जी चाहिए, मुझे वो मिलेगा. मतलब ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, वो ये बता रहा है कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, न्यूक्लियस को उसमें से प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा. मतलब न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, तोड़ने के लिए हमको कितना एनर्जी देना पड़ेगा. दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस. अगर कोई न्यूक्लियस ऐसा है कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, तो दैट मीन्स वो न्यूक्लियस जब बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ना, वो न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के साथ कनेक्टेड है, वो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी शो कर रहा है.
विच इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस? बताओ मुझे कौन सा न्यूक्लियस है जो सबसे स्टेबल है? Iron. Helium. आयन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, बट वो इज द मोस्ट स्टेबल एटम? सबसे स्टेबल एटम कौन सा है? Helium. तो हीलियम है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने लास्ट में डिस्कस किया था। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद थ्योरी कंसेप्ट में आगे बढ़ेंगे। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ। आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन नंबर 1 इन योर नोट्स, इन योर मोबाइल स्क्रीन? क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको? यस और नो? आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्या आपको ये नोट्स दिख रहा है न्यूमेरिकल्स के? Yes, sir. Okay. So the very first question is, you are given a mass of iron nucleus and that is a 55.85 U and its atomic mass number is 56. What is the density? चलो फ्रेंड्स, आपको डेंसिटी निकालना है, तो मुझे ये बताओ कि डेंसिटी कैसे निकलेगा? कैसे मिलेगा डेंसिटी, कोई बताएगा मुझे? एनीबॉडी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास तो हमारे पास है 55.85 यू, बट आपको ये भी पता होगा कि 1 यू का जो वैल्यू है ना, वो वैसे आपको दिया होगा एग्जाम के अंदर, बट आई थिंक यू नो दैट द वैल्यू ऑफ द 1 यू इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास तो है। वॉल्यूम क्या होता है भैया? न्यूक्लियस कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ स्फीयर इन शेप, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 4/3 πr क्यूब। बट एज वी नो, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द आर? आर का वैल्यू याद है आपको? r0 a⁻⁻3। तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a⁻1/3 का क्यूब, तो यही हो जाएगा। आया बात समझ में? इज इट ओके फ्रेंड्स? एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Okay, now putting both the values here, तो density is equals to mass upon volume हो जाएगा 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a। सो दैट इज योर आंसर। मास का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। r0 का वैल्यू 1.2 फर्मी लेना है। r0 इज इक्वल्स टू 1.2 फर्मी, फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पे ये a का वैल्यू 56 दिया हुआ है। यू जस्ट गिव गेट द आंसर। इसका आंसर ऑलमोस्ट क्या आना चाहिए? याद करो, हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई फॉर एनी ऑफ द न्यूक्लियस, फॉर एनी न्यूक्लियस, density is independent of the atomic mass number and its value is almost equals to 2.3 into 10⁻17 kg per meter cube। याद आ रहा है कुछ फ्रेंड्स? Is that clear?
Friends, am I audible to you? Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. 17 kg per meter cube. Friends, come to the second question. Question number 2. क्या करने की जरूरत है? You need to find the energy associated with the 1 gram substance. Is that clear? 1 ग्राम के करस्पॉन्डेंट एनर्जी कितना होता है? तो बोले 9 इंटू 10⁻13 जूल होता है. व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम इट? तो ये इतना ज़्यादा एनर्जी है. द अबो एनर्जी वैल्यू इज अ वेरी बिग. यू कैन हैव an estimation about how big it is from the fact that using this energy we can make a body free from the gravitational field of the earth even if it has a mass as higher than 40 lakhs kilogram. तो ये इतना ज़्यादा एनर्जी है कि ये एनर्जी के द्वारा आप 40 लाख किलोग्राम के मास को भी आराम से अर्थ के ग्रेविटी में से बाहर निकाल सकते हो. तो खाली 1 ग्राम, by just converting the 1 gram of energy, 1 gram of mass into the energy, we got the enormous amount of the energy. But normally practical life में हम simply ये नहीं कर सकते हैं. न्यूक्लियस के अंदर ये चीज़ हो सकती है बट हम नहीं कर सकते ये चीज़. तो वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था उसके बारे में. चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ. बोर्ड ने एक बैलेंस पेपर दिया था इस ईयर के लिए. फॉर दिस एज अ मॉडल क्वेश्चन पेपर they had provided one paper. So on that paper this was the question asked as a 3 marks. तो बोर्ड ने जो एक क्वेश्चन पेपर दिया है मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसमें ये क्वेश्चन जो है ना वो पूछा गया है. चलो क्या लिखा है? फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट फर्स्ट इन द जूल एंड देन इनटू द मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपको 1 एटॉमिक मास यूनिट के करस्पॉन्डेंट एनर्जी फाइंड करना है. एंड 1 यू का वैल्यू आपको इक्वेशन में ही दिया होगा कि 1 यू का जो वैल्यू है ना वो 1.6605 10⁻⁻27 kg है. एंड सी का जो वैल्यू है ना वो दिया होगा कि 2.9979 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेना है. ये आपको दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा. तो आपको ये 1 एटॉमिक मास यूनिट के करस्पॉन्डेंट 1 एटॉमिक मास यूनिट के करस्पॉन्डेंट आपको एनर्जी लाना है जूल में एंड देन इनटू द फॉर्म ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कोई बताएगा मुझे क्या करना चाहिए? बोलो क्या फॉर्मूला लिखूं मैं? कोई बताएगा? एनीबडी? हमको मास दिया हुआ है, 1 यू मास लेना है आपको. तो 1 यू मास, MC square. हाँ ऑब्वियसली वी नीड टू राइट द फॉर्मूला mc स्क्वायर. अब मास का जो वैल्यू है वो 1.6605 10⁻⁻27 kg है इंटू सी स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर. तो लेट मी नो व्हाट इज द आंसर. 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 1.6605 करो ना. 1.6605 इंटू 9 करो, क्या मिल रहा है देखो तो. कोई बताएगा मुझे? 1.6605 इंटू 9 करो, क्या मिल रहा है? कोई बताएगा मुझे? एनीबडी? 14.9445. 14.9445. ओके. इंटू 10⁻16 तो -11 आपका जूल में आंसर आएगा. मतलब 1.4944 10⁻10 जूल. सो दैट इज योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ जूल. अब इसको है ना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है. तो आपको पता है कि अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए? 1.6 एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना 1.602 है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू 1.602 है.
तो ये 1.4944 को 1.602 के द्वारा डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको? बताओ मुझे। 1.4944 को 1.602 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? बताओ मुझे। बोलो। 1.4944 9.328 तो 1.494 को एक बार फिर से 1.494 को 1.602 से डिवाइड करो। 1.602 एक बार फिर से करो ना, क्या आ रहा है? 602 0.9328 0.9328। सो टेक्स्ट बुक के अंदर 0.931 लिखा हुआ है, तो इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा ना, -10 + 19। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल गया। कैन आई से इट इज अ 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड 10⁻6 का मतलब क्या होता है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? इज इट ओके? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 U मास इज इक्वल्स टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इज इट ओके टू राइट दिस और नॉट? क्या ये लिखना वैलिड है कि नहीं है वैलिड? बोलो, कोई बताएगा ये वैलिड है कि नहीं है? ये लिखना वैलिड नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा आप लिखोगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड आपका यू मतलब मास हो जाएगा, राइट हैंड साइड तो आपका एनर्जी है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड राइट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं आएगा। बट इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो कि 1U का इक्वलेंट क्या होगा, इक्वल क्या होगा, तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। देखो अब ये सी स्क्वायर को इस साइड ले जाओ तो ये मास इंटू सी स्क्वायर मतलब एनर्जी हो जाएगा, तो फिर एनर्जी बराबर है। तो आपको लिखना है, तो रिलेशन आप ये बना सकते हो कि भाई कभी भी 1U मास है तो दैट करस्पॉन्डेंट in the form of energy it is a 931 million electron per c square. Is that clear friends? तो अभी दोनों साइड मास हो जाएगा, एनर्जी पर सी स्क्वायर करोगे तो वो मास ही होगा। इज दैट क्लियर? तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। यू नीड टू रिमेंबर दिस रिलेशन। चलो अब क्वेश्चन क्या है? यूजिंग दिस एक्सप्रेशन फाइंड आउट द मास डिफेक्ट इन द मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। मुझे मास डिफेक्ट लाना है, वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में लाना है। So friends, in this question, you will given a mass of proton and mass of neutron as well as the mass of oxygen nucleus is also going to provided. तो ये सारा चीज आपको दिया होगा ये क्वेश्चन के अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड ऑक्सीजन का मास दिया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको मास डिफेक्ट फाइंड करना है। तो कोई बताएगा मुझे कैसे मिलेगा मास डिफेक्ट? एनीबडी? तो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ एटम। यहाँ पे एटम जो है ना वो ऑक्सीजन है। चलो कोई मुझे बताएगा Z का वैल्यू कितना आएगा? वी आर टॉकिंग अबाउट द 8 ऑक्सीजन 16। तो सोच के बताओ कि Z का वैल्यू क्या आएगा भैया? कोई बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? Z मतलब एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। You will be given the mass of प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कुछ यू में दिया होगा 1.009। आई डोंट नो, लेट मी चेक इट इज। तो द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन विल बी गिवन टू यू। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो 1.00
727 U, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866। तो आपको है ना ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड ऑक्सीजन का मास, तीनों का मास आपको दिया होगा, इट विल बी गिवन टू यू। तो देखो यहाँ पे ZMP प्लस NMN माइनस M करना है आपको, तो इसको पूरा आराम से सिंप्लीफाई करना है। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो पहले U के फॉर्म में आएगा, देखो फिर आंसर इज कम्स आउट टू बी 0.1369 U। बट मुझे किस में आंसर लाना है? आई वॉन्ट टू हैव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो अभी हमने प्रूव किया, अभी तो हमने प्रूव किया कि भाई 1U का इक्वल कितना होता है 931.5 और 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो ये आपका मास डिफेक्ट जो है ना वो आपका मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में मिल गया। तो इसके ऊपर से बाइंडिंग एनर्जी पूछा नहीं है, बट बाइंडिंग एनर्जी अगर पूछते हैं तो देखो डेल्टा एम जो है ना वो 127.53 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है। तो सी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो तो डेल्टा एम सी स्क्वायर हो जाएगा। ये कोई मुझे बताएगा ये डेल्टा एम सी स्क्वायर क्या हो गया? तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट क्या आ गया? तो फिर ये आपका बाइंडिंग एनर्जी हो गया। तो अगर आपको ऑक्सीजन का बाइंडिंग एनर्जी पूछते हैं तो व्हाट शुड बी द आंसर? अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 127.53 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस विल बी द बाइंडिंग एनर्जी। एंड अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो आपको इसको किससे डिवाइड करना है 16 से। न्यूक्लियन का नंबर 16 है, 8 ऑक्सीजन 16। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगा आपका 7.97 मिलियन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन। तो एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है कि इन द सेम क्वेश्चन यू कैन आस्क, यू विल बी आस्क्ड बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट ओके? ये क्वेश्चन बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन है, तो इट इज गुड, इट कैन बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। थोड़ा इंटरेक्शन करते रहिएगा। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से करेंगे। देखो ये एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में ही ये सब दिया हुआ है कि भाई ई का वैल्यू क्या लेना है, के का वैल्यू क्या लेना है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये सब कुछ आपको दिया हुआ है ऐसा मान लो। दिस विल बी गिवन टू यू इन द एग्जामिनेशंस। सो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन जो है ना उसको देखो, तो क्या उसको कराने की ज़रूरत है फ्रेंड्स? देखो तो अभी हमने क्या किया था, जस्ट राइट नाउ वी हैड डिराइव्ड दी बाइंडिंग एनर्जी फॉर द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाला था, राइट? अभी वी जस्ट हैड डिराइव्ड दी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या करना है, वी वांट्स टू डिराइव दी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए पहले मास डिफेक्ट फाइंड करेंगे। ZMP प्लस NMN माइनस कैपिटल M, दैट इज अ मास ऑफ नाइट्रोजन। चलो Z कितना होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं हम, 7 नाइट्रोजन 14। व्हाट इज वैल्यू ऑफ Z? 14। अरे यार नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7. 7। मास ऑफ प्रोटॉन विल बी गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ U। चलो न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा, 7 नाइट्रोजन 14 में न्यूट्रॉन के नंबर कितना होगा? एटॉमिक मास नंबर जो है ना वो A है। तो अगर A में से Z को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको न्यूट्रॉन के नंबर मिल जाएंगे। तो न्यूट्रॉन के नंबर कितने हो गए भैया? 7. इट इज ऑल्सो 7 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, वो दिया होगा, माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर U में आएगा। बट फिर आपको क्या करना है पता है, उसको क्या करना है, जो भी आंसर है उसको U के बदले 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन पर सी स्क्वायर लिख देना है। तो अभी आपका जो आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन पर सी स्क्वायर में आ जाएगा। अब आप, बाइंडिंग। हाँ अभी आपको सी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर का आंसर मिलियन इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा। बट दिस इज व्हाट, दिस इज द योर बाइंडिंग एनर्जी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स?
Yes, sir. So is it okay, friends? It is similar to the illustration number 3. Is it okay? Yes, sir. चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कराने की जरूरत है। देखो तो, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस: Fe56, bismuth 209 in the million electron volt from the following data. तो अभी जो किया था हमने थर्ड क्वेश्चन, इज इट द सेम थिंग? इज इट क्लियर, फ्रेंड्स? Yes, sir. तो आपको सबसे पहले डेल्टा एम फाइंड करना है, और डेल्टा एम जो मिलेगा वो यू के फॉर्म में मिलेगा, एंड यू के बदले आपको क्या लिखना है? 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो ये डेल्टा एम सी स्क्वायर हो जाएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी। सिमिलरली फॉर द बिस्मथ एज वेल। तो आप क्या ये क्वेश्चन अभी दोनों एक काम करते हैं, ये दोनों का बाइंडिंग एनर्जी तो मिल गया, आयन का एंड बिस्मथ का, बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करने के लिए आयन का न्यूक्लियन के नंबर 56 है, तो आयन के बाइंडिंग एनर्जी को 56 से डिवाइड करेंगे तो वो मिलेगा आपको 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन। तो आयन का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 8.8 है। बिस्मथ का जो मिला आपको वो 7.85 समथिंग है। तो ऐसे अलग अलग न्यूक्लियस के लिए हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करते जाएंगे, तो वी डेफिनेटली कम टू नो दैट which nucleus is having a maximum binding energy per nucleon. देखो हमने 4 न्यूक्लियस के तो फाइंड कर दिए, हमने नाइट्रोजन का किया, ऑक्सीजन का किया, बिस्मथ का किया, आयन का किया, ऐसे सारे न्यूक्लियस काम कर सकते हैं। बट किसमें सबसे ज्यादा मिलेगा आपको वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का? बात हो गया ना? विच विल गिव्स यू द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? विच न्यूक्लियस? तो डेफिनेटली आयन का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। एंड हाउ मच इट इज? इट इज ऑलमोस्ट 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन, वो सबसे ज्यादा है। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। चलो, तो फ्रेंड्स कम टू द एक्सरसाइज फर्स्ट न्यूमेरिकल। थर्ड एंड फोर्थ हमने कर दिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल पे आइए। फर्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाओ। क्या लिखा है? 2 स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ लिथियम is having a relatively abundance, that is amount is 7.5% and 92.5%. These isotopes have a mass of something something. Find the its atomic mass of lithium. तो फ्रेंड्स आपको पता है कि लिथियम का अगर आपको एवरेज मास निकालना है तो क्या करना है? तो आपको ये करना है कि 7.5% of a mass of a lithium 6, that is a 6.01512, plus 92.5% of mass of lithium 7, 7.01600, divided by 100. You can write this formula in this manner also: m1x1 plus m2x2 upon x1 plus x2 upon 100. x1 plus x2 मतलब 100. m1 and m2 are the masses of the isotopes, and x1 and x2 are the percentage amount of them. तो ये फॉर्मूला आप ऐसा बना सकते हो, याद रख सकते हो। m1 x1 plus m2 x2, अगर 3 आइसोटॉप्स है तो m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon 100. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एटॉमिक मास लिथियम का मिल जाएगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर। चलो, पार्ट बी। बोरोन के 2 आइसोटॉप्स है, बोरोन 10 एंड बोरोन 11।
और उसके दोनों के मास हमको दिए हैं। एंड बोरोन का एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, बट वी वांट्स टू फाइंड द अबंडेंस, मतलब उसका अमाउंट कितना है, परसेंटेज अमाउंट दोनों का, दोनों आइसोटोप से कितना है। तो यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मास हमको दिया हुआ है और हमको परसेंटेज अमाउंट फाइंड करना है दोनों का, दोनों आइसोटोप्स का। चलो तो हम वहां से ही स्टार्ट करेंगे कि भाई ये जो बोरोन का जो रिजल्टेंट मास है ना, वो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन 100, दिस इज द फॉर्मूला। बोरोन का मास हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भैया, तो बोले 10.811 दिया हुआ है। m1 हमको दिया, बोरोन 10 का मास हमको दिया हुआ है, बोरोन 10 का जो मास है वो 10.01294 है। मान लो कि बोरोन 10 का जो अमाउंट है ना वो x परसेंटेज है। अगर बोरोन 10 का जो अमाउंट है वो मैंने x% अज्यूम किया हुआ है, तो बोरोन 11 का कितना परसेंट होना चाहिए, तो फिर कोई बताएगा। बोरोन 10 का मैंने अज्यूम किया हुआ है कि x% है, तो बोरोन 11 का कितना होना चाहिए, बताओ भैया। बोरोन 10 का x% है सब्सटेंस के अंदर, तो बोरोन 11 का कितना होना चाहिए। चलो मान लो मैं थोड़ा सिंपल करके देता हूँ, इसका 25% है बोरोन 10 का, तो फिर बोरोन 11 का कितना होना चाहिए। जो भी अमाउंट है उसमें से मैंने मान लिया कि बोरोन 10 का 25% है, तो बोरोन 11 का कितना होना चाहिए, अरे बोल भी दो। देखो पूरा मिला के 100% होता है, सब कुछ मिला के 100% होना चाहिए। तो मैंने ऐसा माना कि भाई बोरोन 10 का 25% है, तो बोरोन 11 का कितना होना चाहिए। 75. तो मान लो कि बोरोन 10 का मैंने x अज्यूम किया हुआ है, तो बोरोन 11 का क्या होना चाहिए। 75% X. अरे मैंने x अज्यूम किया है 25 नहीं, तो इसका बोरोन 11 का कितना होना चाहिए। 100 minus x. 100 minus x. Is that clear now? Mass of boron 11 is a 11.00931. m2 का वैल्यू मैंने लिखा, एंड x2 का वैल्यू मुझे क्या लिखना चाहिए, 100 minus x। आया बात समझ में, इज इट ओके नाउ। Yes. तो अभी इसमें से क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है इसको, थोड़ा बहुत आराम से कैलकुलेशन करो। आपको x निकालना है, तो अगर आप x का वैल्यू मान लो कि आपका x का वैल्यू 19.1% आता है, तो ये आपका x1 हो गया 19.1%, तो x2 विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस x, तो वो कितना आएगा, मान लो कि ये 20% है, तो अगर x1 20% मिला तो x2 आपको कितना मिलेगा, 80%। तो बोरोन 10 का अबंडेंस जो है ना वो 20% है, तो बोरोन 11 का कितना होगा, मुझे पता नहीं क्या या क्या है x का वैल्यू, बट मान लो कि x का वैल्यू 20% आया, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 100 माइनस x का वैल्यू 80% आएगा, दोनों का अबंडेंस, दोनों का अमाउंट उनको मिल जाएगा। दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स, क्या ये समझ में आया आपको, इज इट ओके। Yes. तो फ्रेंड्स मैंने मान लिया था कि x1 का अमाउंट x है, तो x2 का 100 माइनस x होना चाहिए, तो ऐसे सॉल्व किया तो 19.9 मिला, मतलब बोरोन 10 का जो अमाउंट है ना वो 19.9% है, तो फिर बोरोन 11 का कितना आएगा, तो बोले 80.1% आएगा ऑब्वियसली। 100 माइनस 19.9 करोगे तो 80.097, 80.1 समथिंग। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। चलो क्वेश्चन नंबर, Yes, sir. देखो क्वेश्चन नंबर 3 को कराने की जरूरत है, देखो तो एक बार एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को कराने की जरूरत है, देखो एक बार। यहाँ पे दिया है कि भाई नियॉन के 3 आइसोटॉप्स है, नियॉन 20, 21 एंड 22, और तीनों का अमाउंट हमको दिया हुआ है, तो वी वांट्स टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नियॉन। तो नियॉन का एवरेज मास मुझे फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन 100%। आया बात समझ में, m1 m2 m3 आपको दिया हुआ है, तीनों का मास दिया हुआ है, देखो तीनों का मास आपको दिया हुआ है, एंड तीनों का परसेंटेज अमाउंट भी दिया हुआ है, तो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स।
कराने की जरूरत है फ्रेंड्स कि चलेगा? चलेगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन. सो नाउ कम टू द थ्योरी फ्रेंड्स. हमने 10 थ्योरी तक डिस्कस किया था. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था. अब उसके बेस पे ही कुछ क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. Question number 11, friends. Draw the nature of the graph of average binding energy per nucleon against the atomic mass number and explain the notable points. तो फ्रेंड्स हमने न्यूमेरिकल के अंदर 4 अलग अलग न्यूक्लियस के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयन एंड बिस्मथ, अलग अलग 4 न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड किया. तो ऐसे सारे न्यूक्लियस के लिए हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड कर सकते हैं और उसके बेस पे हम ग्राफ बना सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर. तो मान लो कि हमने ये काम कर दिया है तो हम अब सभी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करते जाए. सभी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस फाइंड करेंगे एंड देन आफ्टर वी कैन आल्सो ड्रॉ द ग्राफ. तो एक ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा. तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने ये ग्राफ रिसर्च कर लिया है, हमने कैलकुलेशन कर लिया है, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा. ये क्वेश्चन लास्ट बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा है. देखो 2020 के अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ का नेचर ड्रॉ करना था और उसके बेस पे आपको कुछ नोटेबल पॉइंट्स लिखने थे. तो फ्रेंड्स ये ग्राफ मैंने यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर का ग्राफ आपको दिख रहा है. ये कैसे मिलेगा? तो बोले कैलकुलेशन से मिलेगा. एक के बाद सारे कैलकुलेशन करें तो मुझे इस टाइप का कुछ ग्राफ मिलेगा. तो यहाँ पे देखने लायक चीज क्या है? तो ये ग्राफ के कुछ नोटेबल पॉइंट्स हम क्या इस ग्राफ के ऊपर से कंक्लूजन निकाल सकते हैं. तो ये ग्राफ के द्वारा हमको क्या कंक्लूजन मिल सकता है? तो फ्रेंड्स ये ग्राफ के द्वारा हमको ये कंक्लूजन मिल सकता है कि देखो, so are you able to see the graph in your mobile screen? Yes, sir. ओके. तो ये ग्राफ के द्वारा कंक्लूजन ये मिलेगा. आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में जो लाइटर न्यूक्लियस है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, बट उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फटाफट इंक्रीज हो रहा है. मीडिएटर जो इंटरमीडिएट एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक मास नंबर 30 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, एंड जिसका एटॉमिक मास नंबर 170 से कम है, 30 से ज़्यादा बट 170 से कम. तो ऐसे जितने भी न्यूक्लियस है मतलब 30 इज लेस देन ए इज लेस देन 170, तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है उसका वैल्यू 8 से ज़्यादा है. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लार्जर देन 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. बट जिसका एटॉमिक मास नंबर 30 से कम है या फिर 170 से ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो कि उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है तो उसका वैल्यू कितना है भैया? लेस देन 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. सबसे ज्यादा किसका है? विच इज हैविंग द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? किसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है? ग्राफ को देख के बताओ. अरे बोल भी दो, ग्राफ पे दिख ही रहा है ना. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा किसका है? Iron. Iron. आयरन का. और वो कितना है? तो बोले 8.8 के आसपास होगा, देख सकते हो आप.
उसका ग्राफ को अगर लेफ्ट हैंड साइड टच कराते हैं तो 8 and 10 के बीच में, मतलब 9 के आसपास, थोड़ा 9 से थोड़ा नीचे, मतलब 8.8 समथिंग होगा. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. हमने कैलकुलेशन भी करके फाइंड किया था. इज अ मैक्सिमम and that is for Fe56. So these are the conclusions we are able to obtain from this graph. Friends, ये ग्राफ के द्वारा हम न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के कंसेप्ट को समझ पाएंगे. फ्रेंड्स, आपको 8th स्टैंडर्ड से ऐसा सिखाया गया है कि when the lighter nuclei are combined to form a larger nuclei, are combined to form a heavier nucleus, then the energy is released. This phenomenon is known as a nuclear fusion. But vice versa, you also taught that when the heavier nuclear is disintegrated into the lighter nuclei, then also the energy is released, and this process is known as a nuclear fission. तो फ्यूजन एंड फिशन के बारे में आपको बताया गया होगा, बट वहाँ पे आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि ये तो हमारे साथ गद्दारी हो गई. दोनों प्रोसेस एक दूसरे के विपरीत है, दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट है. एक में लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होके हैवियर न्यूक्लियस बनता है और दूसरे में हैवियर में से लाइटर बनते हैं. तो अगर कोई एक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है तो दूसरे प्रोसेस में एनर्जी को एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं सिखाया गया. हमको तो दोनों टाइम ऐसा ही सिखाया गया है कि इन बोथ द प्रोसेस, वेदर इट इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन, इन बोथ द प्रोसीजर एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड. सो हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होती है तो फिर फिशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होना चाहिए, बिकॉज प्रोसेस अपोजिट है. बट दोनों टाइम एनर्जी रिलीज ही होता है, ऐसा हमको सिखाया गया है. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे मुमकिन है? चलो पहले तो क्वेश्चन आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? क्वेश्चन रियलाइज हुआ पहले तो? फ्रेंड्स, एम आई? એનર્જી રિલીઝ એટલે કઈ રીતે પણ? हाँ So એનર્જી રિલીઝ કયા રિસ્પેક્ટમાં? हाँ, that is in the form of, it may be in the form of radiation, it may be form of the kinetic energy of the produced nucleus. तो एनर्जी मतलब हमको देना नहीं पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ फॉर्म में हमको मिलेगा. तो हमको ऐसा सिखाया गया है कि न्यूक्लियर फिशन में भी एनर्जी रिलीज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में भी रिलीज होता है. तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि सर दोनों प्रोसेस अपोजिट है, तो कोई एक में एनर्जी रिलीज होता है तो दूसरे में एब्जॉर्ब होना चाहिए, बट हमको तो ऐसा ही सिखाया गया है कि दोनों में रिलीज होगा. अब ऐसा क्यों, तो वो मैं आज आपको सिखाऊंगा. जैसे मान लो कि 1H2 ड्यूटेरॉन है, 1H2 ड्यूटेरॉन है और उसमें से 2He4 बनता है. तो फ्रेंड्स देखो, आप ड्यूटेरॉन का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो बहुत कम है, देखो 1 के आसपास है, यस और नो. बट हीलियम का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो देखो आप 7 के आसपास है, 6. सर देख सकते हो आप. याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर आपको सिखाया था कि अगर न्यूक्लियस को तोड़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियस को तोड़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. बट अगर न्यूक्लियस फॉर्म होता है, न्यूक्लियस बनता है, तो क्या होगा? न्यूक्लियस बनता है तो क्या? એનર્જી મિલેગી. अच्छा, रिलीज हाँ, ये जो है वो परफेक्ट. तो ये जो है ना वो रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है. तो रिएक्टेंट को हमको तोड़ना पड़ता है. कोई भी प्रोसीजर, न्यूक्लियर प्रोसीजर के लिए ये जो रिएक्टेंट है ना उसको पहले तोड़ना पड़ता है. मतलब हमको क्या यहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगा. वी नीड टू सप्लाई दी एनर्जी. तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. बट ये जब हीलियम फॉर्म होगा तो हमको क्या मिलेगा? एनर्जी हमको वापस मिलेगा, तो एनर्जी रिलीज होगा. बट मुझे सोच के बताओ कि आप देख सकते हो कि ये जो ड्यूटेरॉन है, ड्यूटेरॉन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है,
तो उसको तोड़ने के लिए हमको कम एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट को यहाँ पे तोड़ने के लिए हमको कम एनर्जी देना पड़ेगा, बट हीलियम जब बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। क्यों? बिकॉज उसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। तो जब वो बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो हमने जितना प्रोवाइड किया उससे ज्यादा हमको वापस मिलेगा। मतलब कि ये जो प्रोसीजर है उसमें रिजल्टेंट हमको एनर्जी मिलेगा या ये प्रोसीजर में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा इफेक्टिवली? मिलेगा। मिलेगा। तो ये जो फिनोमिनन था वो न्यूक्लियर फ्यूजन का था। लाइटर न्यूक्लियाई आर फॉर्मिंग द हेवियर न्यूक्लियाई, बट नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई द एनर्जी इज रिलीज्ड, बिकॉज फाइनली जो प्रोडक्ट है वो ऐसी है, जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है वो ऐसा है कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, मतलब हमको ज्यादा एनर्जी वापस मिलेगा। यहाँ पे ये हो गया आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। बट न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है? तो मान लो कि ये 92 यूरेनियम 238 है और ये डिसइंटीग्रेट हुआ और उसका कन्वर्जेशन हुआ 90 थोरियम 234 प्लस हीलियम। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि 92 यूरेनियम 238 यहाँ पे कहीं पे है जिसका बाइंडिंग एनर्जी कम है। देखो, जिसका बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो ये यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, ये हमारा रिएक्टेंट है। तो उसको तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले वी हैव टू सप्लाई दी एनर्जी। बट ये दोनों बन रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ये जब बनेंगे तो क्या होगा? हमको एनर्जी वापस मिलेगा। बट आप देख सकते हो कि थोरियम कहीं पे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे थोरियम आएगा और हीलियम तो यहाँ पे है ही, आप देख सकते हो। तो ये जो थोरियम या हीलियम जो है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरेनियम से ज्यादा है। तो मतलब यूरेनियम को तोड़ने के लिए हमको जितना एनर्जी देना पड़ेगा उससे ये जो थोरियम बनेगा उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, मतलब वापस हमको ज्यादा मिलेगा। तो मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन जो होता है ना, फ्यूजन, ये जो फ्यूजन प्रोसेस जो होता है ना वो किसका होता है? A <30 का होता है। एंड फिशन जो प्रोसेस होता है ना वो A <170 का होता है। तो फ्यूजन A<30 का, यस, मोर प्रिसाइजली आई शुड से A<10 का होता है। तो फ्यूजन के द्वारा जो न्यूक्लियस आते हैं एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं वो यहाँ पे पड़ते हैं, मतलब उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है। और जो फिशन होता है वो यहाँ से होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और इसमें भी ऐसा ही न्यूक्लियस फॉर्म हो गया जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिएक्टेंट से ज्यादा होगा। तो फाइनली दोनों केस में ऐसे ही न्यूक्लियस बन रहे हैं, दोनों केस में ऐसे ही न्यूक्लियस बन रहे हैं जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, मतलब हम जो देंगे उससे हमको ज्यादा वापस मिलेगा। तो इफेक्टिवली ये दोनों प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज होगा। तो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई इन बोथ द केसेस एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज। अभी आपको ये समझ में आया ऐसा क्यों हुआ, दोनों केस में एनर्जी क्यों रिलीज होता है? यस सर। फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 था ना उसमें तो खाली इतना ही था कि भाई आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और कौन से पॉइंट नॉट वर्दी है वो आपको लिखना है। तो दो ही पॉइंट लिखने थे आपको। एक तो देखो, the binding energy per nucleon versus atomic mass number graph is shown in figure number 1. The 2 points are noteworthy here. Number 1, the binding energy per nucleon is practically constant, that is practically independent of the atomic number for the nuclei between the 30 to 170. देखो आप देख सकते हो कि 30 to 170 में ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ना उसका वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहता है, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा रहता है। The value of the maximum binding energy per nucleon is 8.75 for the ion. The value of the binding energy per nucleon for the atomic mass number 238 is a 7.6. Second, binding energy is a lower for the lighter A<30 and heavier like A greater than. तो A<30 and A greater than 170 के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका वैल्यू कम रहता है।
And the last thing, the ratio of a neutron and proton required to be 1:1 for the stability of the lighter nuclei, while for the heavier nuclei is this ratio should be a 3.3/2. मतलब ये जो लास्ट स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है. देखो आप ध्यान से देखो तो आपको पता है कि लाइटर न्यूक्लियाई जो है ना उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं. जैसे 6 कार्बन 12 है, जैसे 2He4 है, जैसे 8 नाइट्रोजन 16 है. तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 है, न्यूट्रॉन के नंबर भी 2 है. कार्बन में 6 है, नाइट्रोजन में 8 ऑक्सीजन में 8 है. तो इसका रेशियो क्या होगा? N/Z रेशियो क्या मिलेगा आपको? 1:1 मिलेगा. बट हैवियर न्यूक्लियाई लाइक 92 यूरेनियम 238, तो यहाँ पे आप N/Z रेशियो फाइंड करोगे तो सबसे पहले Z का वैल्यू 92 आएगा एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए आपको 238 से 92 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो इट विल बी 140 समथिंग, 143 समथिंग. तो अभी आप N/Z रेशियो फाइंड करोगे ना आप, तो 143 डिवाइड बाय 92 करोगे तो ऑलमोस्ट 1.5 मतलब 3/2 जितना आएगा. तो मैं ऐसा बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि लाइटर न्यूक्लियाई के लिए N/Z रेशियो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो जो है ना लाइटर न्यूक्लियाई के लिए वो 1:1 है, बट हैवियर न्यूक्लियस के लिए वो रेशियो 3/2 होगा. न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो, दैट इज N/Z रेशियो. So these are the three noteworthy points here. And on the same consequence, we have another question. Question is write down the conclusions from the two features of the atomic mass graph of atomic mass number against the nuclear binding energy per nucleon. तो अभी जो हमने डिस्कस किया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर का जो ग्राफ है उसके द्वारा और भी कुछ कंक्लूजन्स मिल सकते हैं जो हमने नोटवर्दी पॉइंट्स नोट डाउन किए. तो सबसे पहला कंक्लूजन, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको प्रिपेयर भी करना है. क्वेश्चन नंबर 11 भी प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 12 भी प्रिपेयर करना है. तो क्वेश्चन ऐसा है कि राइट डाउन सम कंक्लूजन्स फ्रॉम द ग्राफ ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर. द वेरी फर्स्ट कंक्लूजन, the nuclear force is attractive and sufficiently strong to produce the binding energy per nucleon. देखो सीधी सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है. ये जो प्रोटॉन जो है ना वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, but still they are able to reside inside the nucleus. That means there must be a strong force existing inside the nucleus. So the very first noteworthy points regarding this graph is न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए जिसके द्वारा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बनता है. बिकॉज ऑफ द शॉर्ट रेंज्ड न्यूक्लियर फोर्स द वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. देखो ये न्यूक्लियर फोर्सेस जो होता है ना वो शॉर्ट रेंज होते हैं. एक न्यूक्लियॉन जो है ना, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है. तो कोई एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है ना वो उसके आसपास कुछ ही प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के साथ रिएक्शन कर सकता है. पूरे न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है. एंड इसी के वजह से जो इंटरमीडिएट जो न्यूक्लियाई है जिसमें आप देख सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है ना वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है. तो अगर आपको कोई ऐसा पूछे ये जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई है जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑलमोस्ट सेम 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो शॉर्ट रेंज फोर्स है. बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दिस इज हैपनिंग दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर द इंटरमीडिएट स्टेट न्यूक्लियस is somehow remaining constant. The reason behind it is nuclear forces is a short range force. तो उसका पूरा एक प्रोसीजर दिखाया है जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको कैंसिल करना है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसका पूरा एक रीजन लिखा हुआ है. तो यू नीड नॉट टू राइट दिस, इसको कैंसिल कर दो, ये नहीं लिखना है आपको. तो उसका पूरा एक प्रोसीजर लिखा हुआ है कि शॉर्ट रेंज फोर्स होने के द्वारा ऐसा क्यों होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कांस्टेंट रहता है, ऐसा क्यों होता है वो लिखने की जरूरत नहीं. थर्ड एंड फोर्थ कंक्लूजन द करस्पॉन्डेंट टू द न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर
फ्यूजन। तो फिशन एंड फ्यूजन के बारे में है ये थर्ड एंड फोर्थ, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई फिशन में क्या होता है कि बहुत हैवी न्यूक्लियस जो होता है जिसका एटॉमिक मास नंबर 170 से भी ज़्यादा, मतलब सपोज मान लो कि वो 240 है, तो उसका डिसइंटीग्रेशन होगा और फिर ऐसे न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, ऐसे न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, मतलब उसमें ज़्यादा एनर्जी आपको वापस मिलेगा। तो ये प्रोसीजर में हम जो देंगे उससे हमको ज़्यादा मिलेगा, तो मतलब रिजल्टेंटली एनर्जी रिलीज होगा। एंड फ्यूजन में भी वही चीज़ है। फ्यूजन किसका होता है? जिसका एटॉमिक मास नंबर 10 से कम है, उसका ऑलरेडी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो मतलब उसको तोड़ने के लिए हमको कम एनर्जी लगाना पड़ेगा, बट फाइनली हमको ऐसे न्यूक्लियस बने मिलेंगे जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, मतलब वो बनेंगे तब हमको ज़्यादा एनर्जी वापस मिलेगा। तो फ्यूजन एंड फिशन दोनों में हमको एनर्जी रिलीज होगा। ये सारा चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सेकंड पॉइंट जो है ना, उसमें ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, उसको आप कट कर सकते हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको निकाल देना है। ओके, फ्रेंड्स, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है दैट इज आल्सो आस्क्ड इन द 4 मार्क्स से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक आपको समझाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो न्यूक्लियर फोर्स हमको पता कैसे चले कि वहां पे भाई न्यूक्लियर फोर्स है, वो पहले समझ लेते हैं। देखो, आपको पता है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो बोले प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। अब प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर देयर इज ओनली इलेक्ट्रिकल फोर्स, देयर इज द ओनली इलेक्ट्रिकल फोर्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, देन एज अ प्रोटॉन्स आर रिपेलिंग ईच अदर, तो क्या होगा कि प्रोटॉन सारे न्यूक्लियस में से निकल जाएंगे बाहर। बट क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या वाकई में प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में से बाहर निकलते हैं? यस और नो? No. नो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर रिसाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का जो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स है, उससे भी कोई स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, सो दैट द प्रोटॉन्स एज वेल एज द न्यूट्रॉन्स कैन रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द टाइनी पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, and that strong force is considered to be a strong nuclear force. It is also considered to be a nuclear force. ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। उसके लिए चार्ज कोई मायने नहीं रखता है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आया वो हमको पता चला। देखो, मैं रीड करता हूँ, आप शांति से सुनना। देखो क्या लिखा है। Nucleus is a central part of the atom. In the nucleus, positively charged protons and chargeless neutrons are present. The Coulombian repulsive force between the proton-proton acts for all the distance, small or large. However, they are held tightly together inside the tiny region of the nucleus. This shows that some other attractive force between the nucleons in the nucleus must be prevailing, which should be large enough to overcome the effect of the Coulombian repulsive force and must be enough to hold them together. In the nucleus, force act between the two protons. This force act between the two protons, two neutrons, and between the proton and neutron. This force is known as a strong nuclear force. The constancy of binding energy per nucleon can be understood in the terms of short range nuclear force. Following features of a nuclear force obtained by experimental result between the 1930 to 1950. तो पहले तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है वो समझा दिया। अब उसके कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। ये पूरा थ्योरेटिकल है, इंफॉर्मेटिव है। 1930 से लेके 1950 तक जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसके बेस पे कुछ कंक्लूजन हमको मिले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आपको कुछ पता है, कुछ नया सीखने मिलेगा। देखो, फर्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स इज अ मच स्ट्रॉन्गर देन द कोलंबियन फोर्स। वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कोलंबियन फोर्स से।
ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो सबसे वीकर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फोर्स है, कूलम्बियन फोर्स है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स है। इज दैट क्लियर? सेकंड, nuclear force between the two nucleons falls rapidly to zero if the distance is more than the few femtometer। मतलब आपको देखो यहाँ पे ग्राफ दिया है, आप देख सकते हो कि ये एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है, बट 3 फेम्टोमीटर के अंदर देखो, 3 फेम्टोमीटर के अंदर आपका देखो एनर्जी जो है ना वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट भी रिड्यूस होकर जीरो हो गया। मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो कहाँ तक लग सकता है? अप टू 3 फर्मी ओनली। 3 फर्मी के बाद तो उसका वैल्यू है ना ऑलमोस्ट जीरो होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन डिराइव सम मोर कंक्लूजन। चलो ये ग्राफ को देख के मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना वो सबसे उसका लोएस्ट वैल्यू कहाँ पे है, कौन से डिस्टेंस पे है? ये डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स है, तो कौन से डिस्टेंस पे आपका यू मिनिमम है? यू मिनिमम कहाँ पे हो रहा है? देखो आप 1 फेम्टोमीटर से थोड़ा कम है, तो कैन आई से इट इज बीइंग मिनिमम एट द 0.8 फेम्टोमीटर? Yes or no? Yes, sir. Yes. But whenever any function becomes minimum, its a differentiation becomes zero। तो आपको ये पता होगा कि भाई अब तो f हो जाएगा आपका, बिकॉज f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, याद करो 11th स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि टू न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस अगर, हाँ उसके बीच का डिस्टेंस अगर 0.8 फर्मी होगा ना, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, मतलब फोर्स जीरो हो जाएगा। तो एग्जैक्टली एट द डिस्टेंस 0.8 फर्मी ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना वो जीरो हो जाएगा। बट अगर आपका डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम है तो न्यूक्लियॉन्स को थोड़ा नजदीक लाने की ट्राई करोगे आप, तो वो क्या करेगा? बैलेंस में आने के लिए क्या करेगा? अगर 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस करने की ट्राई करोगे तो वो क्या करेगा? तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, बिकॉज उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे सेट होता है? इक्विलिब्रियम सेट होता है 0.8 फर्मी पे। मतलब 0.8 फर्मी से कम फोर्स के लिए ये फोर्स रिपल्सिव होगा, एंड 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा फोर्स के लिए, ज्यादा डिस्टेंस के लिए ये फोर्स जो है ना वो अट्रैक्टिव होगा। अगर आप न्यूक्लियन को दूर करने के, एक दूसरे से दूर ले जाने की ट्राई करोगे तो वापस से वो 0.8 फर्मी पे आने का ट्राई करेगा, मतलब फोर्स अट्रैक्टिव होगा। एंड द रेंज इज ऑलमोस्ट, उसका रेंज कहाँ तक होगा? उसका रेंज टिल ओनली अप टू 3 फेम्टोमीटर, 3 फर्मी तक ही वो लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये ग्राफ के द्वारा ये सारे कंक्लूजन हमको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो क्या लिखा है देखो, द प्लॉट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी between the two nucleons as a distance is shown in figure। The potential energy is a minimum at the distance 0.8 Fermi। This means that the force is attractive distance larger than the 0.8 Fermi and repulsive for the distance separation less than 0.8 Fermi। Nuclear force between the neutron, proton, neutron and proton, neutron is approximately the same। The nuclear force does not depend on the electric charge। It is not necessary to have an electric charge on the particle to feel this force। And last thing, we have some specific equation. We have some specific equation for the gravitational force and electrical force, but no such equation is found for the nuclear force because nuclear force is a complex one। इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर है, बट न्यूक्लियर फोर्स के लिए ऐसा कोई फंडामेंटल इक्वेशन हमारे पास नहीं है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में प्रिपेयर करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ।